हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2024 को। और इस पेपर से पहले मैंने 2024 में ही आपके जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सी टेट के, लगभग 13-14 प्रीवियस पेपर मैं करा चुकी हूँ। और इस सीरीज की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको अब तक सी टेट के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सब मिल जाएंगे। थंबनेल पे लिखा हुआ है कौन सा प्रीवियस पेपर कौन से ईयर में पूछा गया है। ठीक है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। अगर आपको सी टेट 2024 क्लियर करना है, या फिर अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको जो भी सी टेट क्लियर करना है, तो आप 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पर कराई है और थ्योरी भी कराई है और उसके एमसीक्यू भी कराए हैं। ये सभी प्लेलिस्ट आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों बालवाड़ी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा और लग रहा होगा कि एनसीईआरटी से बाहर आया, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया। ये 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया, चैप्टर नंबर 4 से। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसमें जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, जो महिलाएं कर्मचारी हैं, उनके लिए एक क्रैच की सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी ऑफिस में महिला महिला महिलाओं की संख्या 30 से अधिक है तो उनको क्रैच की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि उनके बच्चे वहां आराम से खेल सकें। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और देखो इसके लिए जो वर्तमान में हमारी आंगनबाड़ियां हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी जो है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया है। जो एनसीएफ आया उसमें भी यही सारी चीज की हुई है। 2023 का जो एनसीएफ है उसमें भी ये सारी चीज मेंशन है। नई शिक्षा नीति में भी ये सारी चीजें हैं कि जो महिलाएं हैं उनके छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में सुविधा दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं अपने काम पर जा सकें। ठीक है। महिलाओं को जो भी करना है, कोई भी दफ्तर जा रही है, कोई मजदूरी कर रही है, या कोई हाउस हेल्प है, जो भी उनको काम करना है वो काम कर सकती हैं। और अपने बच्चों को कहाँ छोड़े? आंगनबाड़ी में छोड़े। और बच्चे आंगनबाड़ी में खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। और इस क्वेश्चन का मतलब है कि आरंभिक वर्षों में, मतलब शुरुआती जो वर्ष थे उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से आर्थिक मुद्दे उठाए थे। आइए देखते हैं। पहला है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं। दूसरा है विकल्प, उसने मांग की कि लगान कम किए जाएं तथा फौजी खर्चे में कटौती की जाए। ठीक है। तीसरी मांग उसने की थी, उसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। डी है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। देखो उस टाइम पे मनोरंजन कर जैसी कोई चीज नहीं होती थी। ठीक है। मनोरंजन कर क्या होता है? ये जो टीवी सीरियल होते हैं उन पर, या जो मेला हाट वगैरह लगते हैं, ठीक है, मेले वगैरह लगते हैं, तो उन पर जो टैक्स होता है उसको बोलेंगे हम मनोरंजन टैक्स। ठीक है। जैसे फिल्म वगैरह पे जो टैक्स लगते हैं, टीवी सीरियल पे जो टैक्स लगते हैं, उसको हम मनोरंजन कर बोलेंगे। यहाँ तक कि आप जो यूट्यूब पर कुछ देखते हो, ठीक है, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मनोरंजन की चीजें आपको दिखा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए बी और सी सही है। ठीक है। और बाकी जो डी है वो गलत है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो हमारा देश गरीब हुआ कहीं ना कहीं उसकी वजह क्या थी? और उसकी वजह थी अंग्रेज। क्योंकि अगर आप, कोई आपका घर है और आपके पास कुछ लाख रुपए हैं, कुछ सोना है, अगर उस घर में से पैसे निकलते ही रहेंगे, लगातार पैसे निकाल निकाल के आप खर्च ही करते रहोगे, उसमें अंदर पैसे लेके नहीं आओगे, घर के अंदर आप पैसे नहीं लेके आ रहे हो, बस खर्च कर रहे हो, तो कुछ ही दिनों में आपका घर खाली हो जाएगा। 2-4 साल में, 5-10 साल में पूरी तरह से खाली हो जाएगा। वही अंग्रेजों ने हमारे साथ किया कि जब उन्हें हमारे देश से सामान खरीदना होता था तो पहले पहले तो वो सोना लेके आते थे। ठीक है। सोने के बदले हमारे यहाँ से सूती कपड़ा है, मसाले, ये सब लेके जाते थे। लेकिन जब दीवानी उनके हाथ में आ गई, 1765 में जब दीवानी उनके हाथ में आई, तो उन्होंने क्या किया? अपने देश से सोना लाना बंद कर दिया। यहीं के किसानों से लगान लेते थे, उस टैक्स से ही यहाँ से सामान खरीदते थे और विदेश में पहुंचाते थे, यानी ब्रिटेन में पहुंचाते थे। तो इसकी वजह से हमारा देश पूरी तरह खाली हो गया। कांग्रेस की बहुत इसमें योगदान रहा कि उन्होंने जो देशवासी हैं उनकी उनका जो ध्यान है वो इस तरफ डाला कि ये अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आया है आपका, देखो 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, और चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है।
तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। आइए देखते हैं कौन सा मंडल किससे संबंधित है। ये है स्थल मंडल। स्थल मंडल किससे संबंधित है? स्थल मंडल जो हमारा बना है वो चट्टानों और खनिजों से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल मंडल। जल मंडल किससे बना है? जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे ग्लेशियर है हमारे, नदियां हैं, और हमारी झीलें हैं, और हमारे प्राकृतिक तालाब हैं, और हमारे समुद्र है, ठीक है। ये सब क्या है? ये जल के स्रोत है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल। देखो वायुमंडल क्या है? वायु की पतली परतें हैं। कौन कौन सी परतें हैं? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वह बाह्य मंडल है जिसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं या ताप मंडल भी बोलते हैं, और है वहीर मंडल, जो सबसे ऊपर वाली परत है वो है वहीर मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जैव मंडल। जहां पर स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, वहां पर क्या होगा? जीवन संभव होगा, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, ठीक है। तो जैव मंडल का संबंध किससे है? पादप से है, जीव जंतुओं से। आपको पता ही है पौधों के लिए स्थल मंडल की भी जरूरत है, ठीक है। जमीन की जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत है, फिर उसको वायु की भी जरूरत है ना, श्वसन क्रिया के लिए वायु की भी जरूरत है, और जल की भी आवश्यकता है, ये आपको पता ही है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ और आप मिलान कर लेना। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? यानी कि अशोक का जो धम्म था उसके विषय में वो कथन जो है वो सही है, वो आपको बताना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से, और हाल फिलहाल में ही आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री, ठीक है। एमसीक्यू भी हो गए हैं, उसकी थ्योरी वाला पोर्शन भी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है, और सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराइए पूरी एनसीईआरटी, और बिल्कुल फ्री है सारी वीडियोस। ए है, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। जो धम्म था अशोक का उसमें किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। बी ऑप्शन है, इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। सी है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। डी है, देखो डी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये लोगों है, ठीक है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। ए है, बी और सी दोनों सही है। डी है, दूसरा है केवल ए बी और सी सही है। तीसरा है केवल ए बी सी और डी सभी सही है। और चौथा है केवल ए और बी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए बी और सी सही है, डी गलत क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो सम्राट अशोक था उसने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी धम्म की शिक्षा देने के लिए। उसने अपने ही शासन के अधिकारियों को की नियुक्ति की थी जिनको बोलते थे महामात्र, ठीक है। उन्होंने अपने ही शासन के लोगों की नियुक्ति की थी जिनको महामात्र बोलते थे, और महामात्र का काम क्या होता था? लोगों को धार्मिक शिक्षा देना। धार्मिक शिक्षा कौन सी? बौद्ध की। क्योंकि जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद उस जो अशोक था उन्होंने बौद्ध धर्म के धर्मगुरु, उनका नाम था उपगुप्त, उनसे शिक्षा ली थी, और शिक्षा लेने के बाद वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे बौद्ध की शिक्षाओं से, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था, न केवल खुद ने अपनाया था जबकि जनता को भी बोला था कि आप भी बौद्ध के उपदेशों को सुनो और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, ठीक है। तो देखो जो बौद्ध धर्म है वो किसी भी तरह की मूर्ति पूजा का विरोध करता है। बौद्ध ये जो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा मिलती है वो भी बाद में जैसे धर्म आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे चीजें होती रही हैं, लेकिन शुरुआती जो धर्म था उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है। किसी भी तरह की बलि या कर्म कांड के लिए भी वो मना करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है, ठीक है। तो 35 वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं वो कहाँ से आया है। वो आपका आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूते की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। बी है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। सही विकल्प का चयन किए। पहला है ए सही है परंतु बी गलत है। दूसरा है ए गलत है परंतु बी सही है। और तीसरा है ए और बी दोनों सही है। चौथा है ए और बी दोनों गलत है। तो इसका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी कि ए सही है और बी गलत है। यानी कि ये बात सही है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, और ना केवल जूतों की, बाकी कपड़ों की सबकी मांग पैदा हो गई थी। देखो ये जो चमड़े के बारे में लिखा है ना, तो हमें केवल जूतों पर ही गौर देना है, ठीक है।
और नेक्स्ट इसमें दे रखा है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। और मैं आपको बता दूं, देखो अब जब ये इस तरह की चीजें आई हैं सामने, तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ इसके बारे में कि आप देखते हो कि वेस्टर्न कल्चर में जो महिलाएं होती हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं, ठीक है, स्कर्ट है या शॉर्ट्स है, निक्कर टी शर्ट है, इस तरह के कपड़े पहनती हैं। जबकि अपने भारत में जितने भी कल्चर है, हर स्टेट का जो भी ड्रेस कोड है वो शॉर्ट नहीं है, वो लॉन्ग है। उसका मेन कारण ये है कि यूरोप में जब विश्व युद्ध हुए, दोनों विश्व युद्ध जब हुए, तो कपड़ों की भारी कमी हो गई थी वहां पर, क्योंकि जो किसान थे उनको भी किस काम पर लगा दिया था, किसान कारीगर सबको युद्ध में लगा दिया था, ठीक है, युद्ध करने के लिए लगा दिया गया था। तो कपड़े वगैरह की, जूते वगैरह की, सबकी बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि सेना के लिए तो चीजें चाहिए होती हैं, तो वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो वहां की जो महिलाएं थी वो शॉर्ट कपड़े पहनने लगी, यानी कि वहां के जो गरीब लोग थे वो कम कपड़े पहनने लगे, क्योंकि कपड़े पर बहुत ज्यादा महंगाई आ गई। अब धीरे धीरे ये फैशन में आ गया है। लेकिन सही बात यह है कि यूरोप में भी ये जो छोटे कपड़े पहनने का रिवाज है, ये गरीबी के कारण ही हुआ था, क्योंकि अमीर, वहां के जो अमीर थे वो बड़े बड़े गाउन पहनते थे, बड़े बड़े लहंगे पहनते थे, ठीक है। और अभी भी है, जो लहंगे वगैरह हैं वो महंगे ही आते हैं, 3-4 हजार का लहंगा आएगा, अगर आप निक्कर टी शर्ट खरीदने जाओ तो 500-600 के आ जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट कपड़े पहनने का फैशन है, ये वहां मजबूरी में स्टार्ट हुआ था। अब हमारे यहाँ के लोग पागल हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कम कपड़े पहनेंगे तो हम ज्यादा स्टैंडर्ड के दिखाई देंगे, ज्यादा होशियार दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि हम कितने मॉडर्न हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये चीजें स्टार्ट क्यों हुई, ठीक है। अब उसमें जूते की बात आई है, इसी एनसीईआरटी में मैंने किसी चैप्टर में पढ़ा था, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि छोटे कपड़े पहनने का रिवाज जो यूरोप में आया था वो एक फैशन नहीं था उस टाइम पे, वो उस टाइम पे कपड़ों की कमी से बचने का एक तरीका था, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं इसलिए उनको कम कपड़े पहना के रखते थे, क्योंकि कपड़ों पर बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी उस समय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मुगल स्वराज, सॉरी, मुगल स्वराज व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते थे। देखो मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, ये है राजस्व, ठीक है, मैंने स्वराज बोल दिया, राजस्व है, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो इसमें देखिए कौन सा है जो राजस्व वसूलने का जो तरीका था मुगल साम्राज्य में, वो कौन सा था। पहला है जात, दूसरा है इत्ता, तीसरा है जागीर, चौथा है जब्त। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, जब्त, ठीक है। जो कर इकट्ठा करने की जो व्यवस्था थी, जो राजस्व है, राजस्व का मतलब होता है कि जो किसानों से जो टैक्स लिया जाता है उसको राजस्व बोलेंगे, ठीक है। तो जो टैक्स लेने की जो व्यवस्था थी उसको क्या बोलते थे, जब्त बोलते थे। जात किसको बोलते थे, मुगल शासन में जिस भी व्यक्ति के पास जितने ज्यादा घोड़े होते थे, सेना होती थी, उस उसकी ही उतनी ज्यादा जात होती थी, ठीक है। यानी कि इसकी जात ज्यादा है, जिसके पास 15,000 घोड़े हैं, 30,000 की सेना है, मुकाबले जिसके पास 1,000 घोड़े हैं, है 1,500 की सेना है, उसकी जात कम है। यानी कि जात का आकलन किससे होगा, जिसके पास सेना है और वो है। और जो मुगल साम्राज्य था वो क्या करता था कि लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी जाती थी, लोगों को जागीर दे दी जाती थी, ठीक है। मान लो ये पूरा की पूरा एक राज्य है, मुगल राज्य है, वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा सब में बांट देते थे कि भाई तुम इतने इतने एरिया का तुम इकट्ठा कर लेना टैक्स, इतने एरिया का तुम इकट्ठा कर लेना, इतने एरिया का तुम इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो वो जो एरिया होते थे उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे इत्ता, ठीक है, उनको बोलते थे इत्ता। तो एक इत्ते का जो टैक्स है तुम वसूलोगे और उसके बदले में तुम्हें इतने घोड़े और इतनी सेना तैयार करनी है, ठीक है। तो जात क्या होता था, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े और सेना होती थी, हथियार होते थे, उसकी उतनी ज्यादा जात होती थी। इतना क्या था, इतना थी सेना रखने की एक व्यवस्था, जो सेना को जो पैसे वगैरह दिए जाते थे, जो सेना की अ, जो कपड़े हैं या फिर उनके ड्रेस वगैरह है, हथियार वगैरह जो इकट्ठे किए जाते थे, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो राजा क्या करता था, डायरेक्ट सेनापतियों को पैसे ना देकर उनको एक जमीन दे देता था, जमीन का एक टुकड़ा दे देता था कि भाई 50 गांव में या 20 गांव में, इन गांव में से तुम ही टैक्स वसूलोगे और जो पैसे आएंगे उससे आप एक छोटी सी सेना का निर्माण करोगे, ठीक है। देखो इत्ता व्यवस्था जो थी, इत्ता बोलते थे उसमें दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, मुगल साम्राज्य से जो पहले आए थे, अ, बाबर से जो पहले जितने भी मुस्लिमों ने शासन किया है वो दिल्ली सल्तनत बोलते थे, ठीक है। तो उनके यहाँ चलता था इत्ता, और जागीर जो चलता था वो चलता था मुगलों के शासन में, ठीक है। मतलब जागीर बोलते थे मुगल और इत्ता बोलते थे दिल्ली सल्तनत वाले, ठीक है, जो गुलाम वंश है वो दिल्ली सल्तनत में है।
नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की सेलें वे सेलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। यानी कि जो सबसे पुरानी सेलें की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर कौन सी सेलें जो सबसे पुरानी है। देखो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है, और चैप्टर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, तो है ये एनसीईआरटी का, मैंने पक्का है, मैंने ये पढ़ा है एनसीईआरटी में जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी 6 क्लास की। आइए देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सी प्लेटें हैं पृथ्वी की जो सबसे पुरानी है। पहला है पूर्वी यूरोप में स्थित है। दूसरा है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। देखो हिमालय क्षेत्र जो है वो नवीन पर्वत है, ठीक है, तो ये पर्वत अभी बढ़ रहा है, ये प्लेटें अभी नवीन है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं। चौथा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यानी कि पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया लगभग लगभग इस तरह की है ना, ठीक है, इस तरह की है ना ऑस्ट्रेलिया, तो इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे पूर्वी, और इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे पश्चिमी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये जो प्लेटें हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेटें हैं वो लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले की है, और ये जो प्लेटें हैं ये सबसे पुरानी प्लेटें हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, स्तंभ एक की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ दो में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। संकल्पना है भेदभाव। देखो ये जितने भी शब्द दे रखे हैं उनसे रिलेटेड जो उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, ये सभी आपके आए हैं पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आपको सारी शब्दावली मिलेगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ये भेदभाव का दे रखा है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा पूर्व वगैरह, ये चैप्टर 1 और 2 के थोड़े मिक्सचर से है। ठीक है, कुछ चीजें चैप्टर 1 में दे रखी है, कुछ चीजें चैप्टर 2 में दे रखी है। ठीक है, तो ये किससे आया है, 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है। चैप्टर 1 और 2 से आया है, और 4th में भी इस तरह की कुछ चीजें दे रखी है, तो मिक्सअप सा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब देखते हैं भेदभाव। भेदभाव का संबंध किससे है। इसमें है महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं और वह गर्भवती है। तो ये क्या है, एक तरह से एक तरह से क्या है, भेदभाव है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें असमानताएं। असमानताओं का क्या मतलब होता है कि समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन। जैसे अगर मजदूरी करें महिलाएं, तो अगर पुरुषों को मजदूरी का 500 रुपये मिलता है तो महिलाओं को मजदूरी का 400 रुपये मिलता है। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग, जो जो जिनको भी काम कराना होता है, ऐसा मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम काम करती हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं वजन कम उठाती हैं, और जो ज्यादा ताकत वाले काम होते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनकी धारणा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वेतन अलग अलग देते हैं, महिलाओं को कम वेतन मिलता है, पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है। सी है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। ग्रामवासी अंधविश्वासी है, ये है रूढ़िवादी, ये तो नहीं है। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा पूर्वाग्रहण में। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या है कि हमने पहले से ही, पूर्व धारणाओं का मतलब होता है हमने पहले से ही किसी को बिना समझे बिना जाने अपने मन में ये बना लिया है कि ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे इसमें लिखा होता है ग्रामवासी अंधविश्वासी है, इसमें ऐसा लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है सारे जो गांव के लोग हैं वो सारे अंधविश्वासी हैं, ऐसा तो नहीं है कि गांव के जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। भाई सब तरह के मिलते हैं, गाँव में भी, शहरों में भी मिलते हैं, दिल्ली जैसे शहर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंधविश्वासी होते हैं, है ना, जो भेदभाव करते हैं, जो रूढ़ियों को मानते हैं। तो हर जगह ऐसे मिल सकते हैं। तो पूर्व धारणा क्या है, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। पूर्व धारणा को मतलब ही ये होता है कि हम किसी के बारे में बिना जाने बिना उसको परखे पहले से ये धारणा बना के रखें कि ये आदमी ऐसा है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। कई बार हम ऐसे भी तो मान लेते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं, शहर के हैं तो इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इनको ज्यादा समझ है गाँव के मुकाबले। तो ये भी क्या है, एक तरह की ये पूर्व धारणा है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि गाँव जो शहर का व्यक्ति है जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि केवल लड़कियों को ही भोजन पकाना चाहिए, या लड़कियां ही अच्छा भोजन पका सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखते हो टीवी में कि जो शेफ होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लड़के भी होते हैं ना शेफ, तो इसका मतलब लड़के भी अच्छा खाना बना सकते हैं, है ना। और देखो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि काम में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिली में भी आप ये मत सोचा करो कि आपकी बहन है तो वही घर का काम करेगी, या फिर आपका भाई है तो वो ही बाहर पैसे कमा के लाएगा, बाहर काम करेगा।
हर काम दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, और करना चाहिए। बाहर भी थोड़ा सा महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि परिवार में बैलेंस बना रहता है। और घर में भी पुरुषों को थोड़ा सा काम में हाथ बटाना चाहिए, चाहे वो उनकी बहनें हैं, चाहे उनकी मम्मी है, चाहे वह उनकी पत्नी है, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। और पत्नियों को भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है, घर से ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा सा ही अपने घर में चाहे सिलाई कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, ताकि एक ही व्यक्ति पर ज्यादा भार ना रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमिलित है? ये है फसल और ये है आवश्यक जलवायु दशा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा सही है। और ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। कॉफी, कॉफी के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी। देखो जलवायु का मतलब होता है जलवायु। कॉफी के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी। और आवश्यक जलवायु दी है चाय, चाय के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। ठीक है, अब हमें सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है? पहला है ए और बी दोनों सही है। दूसरा है ना तो ए सही है ना बी सही है। सी है केवल ए सही है। और 4 है केवल बी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं। देखो कॉफी के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। ये कहाँ मिलती है? हमारी दक्षिण भारत में उगाई जाती है कॉफी, और मेनली कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है, और बारिश भी वहाँ ठीक ठाक होती है। जबकि चाय कहाँ उगाई जाती है? असम में, दार्जिलिंग में, यानी कि पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। तो उसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी। ठीक है, और कम वर्षा में भी उसका काम चल जाता है, नमी वाला मौसम चाहिए होता है उसको। और पहाड़ों पर हमेशा नमी वाला मौसम होता ही है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। देखो ये ओल्ड एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, और मैंने ये चीज देखी है कि एनसीईआरटी की जो बुक है जो अपडेट हो रही है, तो एग्जामिनर उस अपडेट वाली बुक को नहीं देख रहा है। जबकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो न्यू एनसीईआरटी है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें ये चैप्टर काट दिया गया था। इस चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा काट दिया गया था, जिसमें से ये भी था एक टॉपिक। ठीक है, तो उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। देखो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, उसमें ये सबसे एक कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, एक कॉलम दिया हुआ है इस तरह का, रेक्टेंगल वाला एक कॉलम दिया हुआ है, और उसमें ये चीजें लिखी हुई है। तो देखो भूतपूर्व रियासत क्या है? जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो इसमें 500 कुछ रियासतें थी। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे राजा अपना शासन अलग चला रहे थे, और अंग्रेजों का शासन अलग चल रहा था। ठीक है, इस तरह से शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, तो ज्यादातर रियासतें जो हैं, जो ज्यादातर राजा हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भारत सरकार के साथ ही अपना शासन करेंगे। और कुछ पद उन्होंने मांग लिए, जैसे मुख्यमंत्री या इस तरह का कोई पद मांग लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को भारत में विलय नहीं किया, यानी कि उनका जो राज सिंहासन है वो चलता रहा। जैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर को बाद में अपने देश में की रियासत में मिलाया गया है। मतलब ये भारत में थे, लेकिन इनका जो शासन जो था वो अलग था। ठीक है, दूसरा था मेवाड़। मेवाड़ का है राजस्थान में। मेवाड़, मेवाड़, अजमेर, विंध्य प्रदेश और कच्छ, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर और केरल, ये जो थे, ठीक है, एक गोवा भी था इनमें। तो और भी दो तीन थे। तो ये जो रियासतें थी, ये अपने आप को अलग मानती थी। मतलब हमारे शासन व्यवस्था अलग चलेगी, और भारत की जो चल रही है वो अलग चलेगी। ठीक है, लगभग इन्होंने दो दो तीन तीन शहर के बराबर, या फिर थोड़ी बहुत और ज्यादा जगह को घेर रखा था। 1956 में क्या हुआ? अब देखो हम देखते हैं इसमें डेट, कई लोगों को इनके बारे में पता होगा, तो मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, फिर ऑप्शन पढ़ने के बाद बताऊंगी। पहला है 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासन इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। ठीक है, भूतपूर्व रियासतों के बारे में बात हो रही है। अब रियासतें आप समझ गए ना, कौन सी रियासतों के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में। दूसरा है किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि ऐसी श्रेणी भारत में विद्यमान थी। तीसरा है स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 1948 के आसपास ही भूतपूर्व रियासतें थी। तो ये भी गलत है, बाद में भी थी। नेक्स्ट है इसमें 1947 से 1948 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। और अगर आपको ये वाला जो टॉपिक है डिटेल में पढ़ना है, तो मैं बता रही हूँ, आप एनसीईआरटी बुक लेना,
ठीक है, पुरानी बुक लेना और उसमें कॉलम टाइप का लिखा हुआ है और वहां से आप देख लेना। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आप देख नाम जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी अगर आपके पास ओल्ड बुक नहीं है तो, इसके बारे में जानना है तो। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।